हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक, उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ बेसिक एंड डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, जीडी, पीसीएस या फिर रेलवे वगैरह के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स को। पहला पॉइंट क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये कब आयोजित किया गया है? ये 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। और ये 2023 के आयोजन का जो थीम है उसको रखा गया है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्राम इन अमृत काल। ये है इसका थीम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लें, इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये कब हुआ था? 17वां संस्करण, ये 8 जनवरी 2023 को। अब इसमें कौन कौन से अतिथि थे उनको जान लेते हैं। तो अतिथि थे गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि के रूप में थे। और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में इन दोनों को इनवाइट किया गया था। 17वां संस्करण जो हो रहा था भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन। तो ये था दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव, जिसे आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित भी बोला जाता है। अब इसमें यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से का रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से संयुक्त रूप से आयोजन करवाए थे? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजन करवाया गया था और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को, महोत्सव को आयोजित करवाया था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रो टूरिज्म का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का सहयोग से 6 जनवरी 2023 को दिल्ली के इंडिया गेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया गया। अब इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। एस्ट्रो टूरिज्म का उद्घाटन। इस आयोजन में विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा खगोल वार्ता, खगोल विज्ञान और प्रदर्शनी और खगोल फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां शामिल की गई है इस आयोजन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? केसरी नाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया। ये काफ़ी दुख का बात है, इनका निधन हो गया। और ये बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ 8 जनवरी 2023 को, इनका निधन हो गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने 1991, 1993, 1997, 2002 और मई 2002 से मार्च 2004 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और त्रिपाठी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता, मतलब एडवोकेट भी के तौर पर इन्होंने काम कर चुका है। तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCSM भी बोलते हैं, यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। और यह पूरे भारत में पहले 25 विज्ञान केंद्रों, संग्रहालयों का संचालन करता है। मतलब इन्हीं के द्वारा किया जाता है संचालन, कैसे देखरेख करना है, कितना बजट तैयार करना है, इन सभी के लिए कितना देना है पैसा वगैरह। तो ये इसका काम होता है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का काम होता है, जितने भी विज्ञान केंद्र और संग्रहालय हैं हमारे देश में, उन सभी के लिए।
अब जान लेते हैं CSIR 2043 के तहत पहला विज्ञान संग्रहालय बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय जो कि कोलकाता में स्थित है, इसको 2 मई 1959 को खोला गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहला विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, तो ये कलकत्ता में खोला गया और उनका नाम क्या है, बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BITM भी बोला जाता है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 2 मई 1959 ईस्वी में इसको खोला गया था। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो ये 4 अप्रैल 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके महानिदेशक कौन हैं, AD चौधरी इसके महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। तो इतना सारा रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से रिलेटेड। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। केरल के राज्य के बारे में जान लेते हैं, जरूर ये चर्चे में रहा होगा इसलिए। अब देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। कितना बड़ा, 21वां, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 21वें नंबर का ये राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 13वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ये तिरुवनंतपुरम में इसकी राजधानी है। और राज्य का दर्जा इसको मिला था 1 नवंबर 1956 को, इसको राज्य का दर्जा मिला था केरल को। और इसमें उच्चतम ऊंचाई क्या है, हाईएस्ट हाइट वाला इलाका क्या है, तो ये अनायमुडी है, जो कि 2695 मीटर इसकी हाइट है, ये पर्वत श्रृंखला होगी। और इसके राज्यपाल कौन है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान इसके अभी प्रेजेंट में राज्यपाल है। और इसके मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में है। और इसकी जनसंख्या टोटल कितनी है, 3.46 करोड़ 2018 के अनुसार ये है। और लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात है 1084/100, मतलब इतना महिलाओं के प्रति 1000, सॉरी इसका कुछ ये रेशियो होता है, पर पुरुष या महिला ऊपर नीचे होता है, तो वो देख लें क्या होगा, मोस्टली होगा 1084 महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष, ये होगा। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है, ओवरऑल चैंपियनशिप, इससे रिलेटेड क्या है। केरल विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी 2023 को तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीत लिया है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये केरल विश्वविद्यालय के द्वारा जीता गया है ओवरऑल चैंपियनशिप। और इसके उप विजेता कौन सा विश्वविद्यालय था, तो ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय इसके सेकेंड रनअप थे। प्रसिद्ध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना ओलेख्य पुंजाला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इनको इनवाइट किया गया था। अब चैंपियनशिप के अंतर्गत 5 श्रेणियों अर्थात संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच और साहित्यिक कार्यक्रमों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस ओवरऑल चैंपियनशिप में। तो ये फर्स्ट प्राइज कौन ले गया, तो ये केरल विश्वविद्यालय और सेकंड महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी रखना होगा। और ये मुख्य अतिथि कौन थी, तो ये ओलेख्य पुंजाला इसके मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट करंट अफेयर, कोरेगांव भीमा का 205वीं वर्षगांठ मनाया गया। ये काफ़ी न्यूज में रहता है, क्योंकि जब जब इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है तो दो समुदायों के बीच आपसी टसल हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी न्यूज में रहता है। तो जान लेते हैं, भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान FF स्टॉन्टन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। ये मतलब एक साइड पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना थी और दूसरे साइड ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसका कप्तान था FF स्टॉन्टन, ये नेतृत्व कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा था। मतलब जिस टाइम फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध, ये सभी हो रहा था, तो उसी के पैरेलली तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का ये हिस्सा था, जिसको भीमा कोरेगांव
युद्ध बुलाया जाता है। और इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने पर महार लोग शामिल थे। मतलब ब्रिटिश सेना में पहले से ही ब्रिटिश लोग महार लोगों को सिपाही के तौर पर, सेना के तौर पर शामिल किए गए थे, जो महाराष्ट्र में दलित उपजातियों में सबसे अधिक आबादी वाले लोग ये महार। और इसमें क्या हुआ कि इसमें ब्रिटिश सेना की जीत हो गई। और जीत होने के कारण ये, क्योंकि महार लोग इसमें शामिल थे, तो ये लोग अपना जीत का जश्न मनाते थे बाजीराव द्वितीय मतलब पेशवा जो थे उसके खिलाफ में। तो उस टाइम तो लड़ाई युद्ध हो गया था, लेकिन अभी भी इस युद्ध का जो होता है उसका वर्षगांठ मनाया जाता है कि ये अलग महार लोग वहाँ के अलग जश्न मनाते हैं, और ये पेशवा लोग को थोड़ा जो उसके हेरिडिटी मतलब जो बचे हुए वहाँ के वंशज जो लोग हैं उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि उन लोगों की हार हुई थी, जिसके कारण आपसी टसल होते रहता है, ये प्रत्येक साल होते रहता है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ किसको बनाया गया? तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ, और ये 1 जनवरी 2023 से इसके प्रबंधक और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्या है? एयर मार्शल पंकज मोहन ये बने हैं एयर मार्शल। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण कर लिया है, और वह एक प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र रह चुके हैं पंकज मोहन जी, और वह विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको मिल चुका है। और सिन्हा ने एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान लिया है। मतलब इसके पहले कौन थे एयर मार्शल? तो वो थे एस प्रभाकरन जी थे, जिनको रिप्लेस करके पंकज मोहन जी को बैठाया गया है। मतलब इसका कार्यकाल खत्म हो गया होगा उसके, और इनका शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, और ये भारत के राष्ट्रपति वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। हालांकि ये वायुसेना, जल सेना, ये सभी के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति ही कहलाते हैं, थल सेना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ये देख लें, एयर चीफ मार्शल कौन है अभी वायुसेना के प्रमुख? तो ये विवेक राम चौधरी जी हैं अभी वर्तमान में। अब कुछ जान लेते हैं कमान और मुख्यालय के बारे में कि भारतीय वायुसेना के कितने कमान है और उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो ये दक्षिण पश्चिम कमान, इसका मुख्यालय है गांधीनगर में जो कि गुजरात में है, और मध्य कमान प्रयागराज में है जो कि यूपी में सिचुएटेड है, और पूर्वी कमान शिलोंग में है, दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, और प्रशिक्षण कमान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में प्रशिक्षण दिया जाता है, और अनुरक्षण कमान नागपुर में है जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो इतना है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको देख लें, हो सके तो नोट कर लें ताकि आपको आसानी होगा, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये लुला डा सिल्वा तीसरी बार बने ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ये रहे लुला डा सिल्वा भाई साहब। इन्होंने 1 जनवरी 2023 को 4 साल के कार्यकाल के लिए शपथ लिया है लुला डा सिल्वा जी ने, और इन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो थे उनको हराकर अपनी जीत हासिल की है। लुला एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, मतलब ये इससे संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं गेराल्डो अल्कमिन ने ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति कौन हो गए? लुला डा सिल्वा, और उपराष्ट्रपति कौन हो गए? तो ये गेराल्डो अल्कमिन जी ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति हो गए। लुला ने इससे पहले 2003 से लेकर 2010 तक देश का नेतृत्व किया था। मतलब उस टाइम भी इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये इसका तीसरा बार है। ये याद रखें कि ब्राज़ील के जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो कितने मतलब क्या बोल सकते
सकते हैं इसको, मतलब कितने टाइम इन्होंने ब्राज़ील की राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये तीसरी बार इनकी है ये पद। अब आगे जानते हैं ब्राज़ील के बारे में, जान लेते हैं कि ब्राज़ील कहाँ सिचुएटेड है, कौन सा। तो ये रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। यह दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों में से सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ पर 7वें नंबर पर इसकी आबादी है। और अमेजन के जो वर्षा वन है, जिसको हम लोग 60% हिस्सा इसके वर्षा वन है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। और यह कहाँ स्थित है? ये ब्राज़ील में सिचुएटेड है, अमेजन के जंगल। और इसकी राजधानी कहाँ पर है ब्राज़ील की? तो ये ब्रासिलिया इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल, इसकी मुद्रा है। इतना पॉइंट याद रखें ब्राज़ील से रिलेटेड। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया? ये 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। और जबकि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में बेंगलोर में किया गया था। ये जाने, क्योंकि 108वीं तो पता है, तो 107वीं भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछ सकता है कि इस साल का कहाँ आयोजित किया गया। हो सकता है पिछले साल का पूछा जाएगा, उससे पिछले भी साल का पूछा जा सकता है। तो सभी को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे जानते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम क्या थी। तो ये थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। ये है इसकी थीम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थीम से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2 ब्रिटिश रसायन शास्त्रों के द्वारा। ये इसकी स्थापना की गई थी, जिनका नाम था प्रोफेसर J.L. सिमोनसेन और प्रोफेसर P.S. मैकमोहन। इन दोनों के द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन का स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना 1914 में की गई थी और वो कोलकाता में की गई थी। इसका आयोजन जो है भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है और ये हर साल किया जाता है। हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में इसके सदस्यों की बैठक होती है और ये निर्णय लिया जाता है कि आयोजन कब किया जाना चाहिए। अब जान लेते हैं 1914 में ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका पहला अधिवेशन हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को चुना गया है और ये 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। जो बाजरा हम लोग खाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको मिलेट बोला जाता है इंग्लिश में, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चुना गया है। तो ये 2023 को चुना गया है। अब आगे देखते हैं, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जनवरी को मनाया गया। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 मतलब 929 शुरू किया है। तो ये चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा किया गया है, क्योंकि त्रिपुरा में लोग ज़्यादा ये सब वोट वगैरह को उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करें और अपना मतदान करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा मिशन है? तो ये मिशन 929 ये शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है, केरल के मुख्यमंत्री ने केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो ये केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है
और ये कन्नूर में किया गया है। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये कब टाइम था? 1 नवंबर 1956 को। शुरू में तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर बाद में 25 जनवरी 1971 को यह भारत का 18वां राज्य बना। कितना नंबर हुआ? तो ये 18वां नंबर का राज्य बना हमारे इंडिया का। अब इसके देख लेते हैं। राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पंजाब सटा हुआ है, दक्षिण में हरियाणा है और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की। अब आगे जानते हैं राजधानी इसकी कहाँ पर है, तो शिमला एक राजधानी है। इसकी समर में जब होता है तो वो शिमला राजधानी हो जाता है और धर्मशाला इसका विंटर में राजधानी हो जाता है। तो इसकी 2 राजधानियां हैं। इसका राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ इसकी राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है। वेस्टर्न ट्रेगोपान इसकी राष्ट्रीय पक्षी है। और राज्य पुष्प क्या है, मतलब राजकीय पुष्प क्या है, तो ये गुलाबी रोडोडेंड्रोन है इसकी राजकीय पुष्प। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। देख लें, एक बार याद कर लें, लिख लें। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू किया गया, मतलब समुद्र के अंदर या तो फिर नदी के अंदर ये मेट्रो शुरू किया गया है और ये कोलकाता में शुरू किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद ये माना जा रहा है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। तो इसका ये है इसका मेट्रो लाइन का। अब आगे देखते हैं कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब जान लेते हैं भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टोलीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी। पहली मेट्रो रेल प्रणाली हमारे भारत में, और ये पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल भी कोलकाता में ही शुरू की जा रही है। तो ये काफ़ी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है। कालसा बंडूरी परियोजना, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र ने कर्नाटक में कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के द्वारा, और यह एक बांध है जिसे महादेव बेसिन और मल्लाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पानी की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन एम है। इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलवागी और बागलकोट और गडग शामिल है। इन सभी में सुखाड़ होने के कारण पानी की कमी होगी, तो ये परियोजना शुरू किया गया है ताकि इन 13 शहरों में पानी की उपलब्धता करवाई जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं सुजॉय लाल थाउसेन के बारे में। ये कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन ने बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है उनका अतिरिक्त प्रभार इनको संभालने के लिए दिया गया है। तो ये सुजॉय लाल थाउसेन को संभाल के लिए दिया गया है। अब आगे जानते हैं केंद्र रिजर्व पुलिस बल, जिसको सीआरपीएफ बोला जाता है, के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन ने दिसंबर 22 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला गया, मतलब इसको एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है बीएसएफ का। मौजूदा बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्ति हुए हैं। जो इसके पहले के महानिदेशक कौन थे, तो ये डीजी पंकज कुमार सिंह थे, जो कि 31 दिसंबर 2022 को इनकी सेवा खत्म हो रही है।
इसीलिए सुजोय लाल थाउसेन को ये काम संभालने के लिए दिया गया है। और ये कौन कौन है? एमपी कैडर के 1988 बेंच के ये अधिकारी हैं सुजोय लाल थाउसेन। बाकी देख लें। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। जानते हैं बीएसएफ की स्थापना 1965 को भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था उस टाइम इसकी स्थापना की गई थी और ये 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया है। जो जितने भी बीएसएफ के आर्मी होते हैं उन सभी को कहाँ स्थापित किया जाता है, मतलब तैनात करवाया जाता है, तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर में और पाकिस्तान के बॉर्डर में इन सभी को स्थापित किया जाता है। अब आगे जानते हैं बीएसएफ को देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा बल है। मतलब बीएसएफ ही है जो हमारा, जो कि सबसे बड़ा है। इसमें काफ़ी संख्या में आर्मी पर्सनल्स हैं और यह 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जिसको सीएपीएफ भी बोलते हैं, में से एक है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये बीएसएफ मतलब इसका जितना भी कार्यभार वगैरह, बजट वगैरह, ये कौन देखता है? तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीआरडीओ की 65वीं स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? तो ये 1 जनवरी 2023 को मनाया गया 65वां स्थापना दिवस। अब जान लेते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है और यह 1958 में स्थापित की गई थी। और ये क्या है? भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ की पहली परियोजना सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट इंडिगो थी। इसके द्वारा जो पहली परियोजना बनाई गई थी वो थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत जी, अभी डीआरडीओ के प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। तो इतना है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डीआरडीओ के बारे में। अब नेक्स्ट जानते हैं भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तव चटर्जी जी बने हैं भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर और ये नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये 19 वर्षीय ने ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया। मतलब इनको हरा के ये 78वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कोलकाता के रहने वाले हैं और ये पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या है, RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। अब ये कौन है? तो ये टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर ये टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए थे। और ये कौन है? इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, जो कि तो ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़। निधन वगैरह में क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि RK कृष्ण कुमार कौन थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थे? तो ये टाटा समूह के एक दिग्गज थे। नेक्स्ट जानते हैं सत्येंद्र नाथ बोस का 129वां जयंती मनाया गया। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस जी कौन है उसके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ बोस जी का जन्म, ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, ये है सत्येंद्र नाथ बोस। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में 1915 में मिश्रित गणित में MSc की थी इन्होंने। बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम करते हुए बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का विकास किया था। मतलब इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी काम किया हुआ है और एक थ्योरी विकसित की थी जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी। इन्हें ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी में रीडर के पद पर भी नियुक्त किया गया था और बोस को 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्म विभूषण
को ग्रहण कर चुके हैं। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये क्या है। ये भारतीय रेलवे ने अपनी हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है। तो ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। इस योजना को हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कहा जाता है। ये बस इतना याद रखें कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज ये किसकी योजना है। तो ये भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की एक योजना है। नेक्स्ट जानते हैं गान नगाई उत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये उत्सव मणिपुर की एक प्रमुख कार्यक्रम है, मतलब मणिपुर में आयोजित किया जाता है, जिसे जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद ये मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस समुदाय के द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। तो ये जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और ये 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाली समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होंगे, मतलब एकत्र हो गए थे ये, क्योंकि ये उत्सव मन चुका है। उत्सव आमतौर पर दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिनों तक मनाया जाता है, जबकि इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। इस साल 4 जनवरी से मनाया जा रहा था, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर कोई और टाइम होगा। बस इतना याद रखें कि गान नगाई उत्सव किस समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। और ये कब मनाया जाता है। तो दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। बस मैं जितने भी ये कलरफुल पॉइंट मतलब किया हुआ हूँ वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक दो बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान ने 66 साल बाद ये जम्बूरी का मेजबानी की है, मतलब पहले इतना दिन से नहीं किया था। तो ये 66 साल बाद इनको मिला था ये मेजबान करने के लिए। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग लिया है। नेक्स्ट जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनएससी बोला जाता है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, में शामिल हुए कुछ नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो ये कब शामिल हुए हैं। तो ये 3 जनवरी को शामिल हुए हैं। और इनके नाम कौन कौन से हैं। इक्वाडोर शामिल हुआ है, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक तौर पर यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इनको 2 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया गया है। और 5 न्यूनतम सदस्य कौन कौन से थे। तो ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं, मतलब ये पहले थे और अब इन लोगों को जगह दिया जा रहा है। और इनका कार्यकाल जो है भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा। तो ये 31 दिसंबर को इनकी कार्यकाल समाप्त हो चुकी है। अन्य वर्तमान 2 वर्ष से सदस्य कौन कौन है। तो ये अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं, अन्य जो भी हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसको बनाया गया था, मतलब इंटरनेशनल जो भी पीस और सिक्योरिटी को देखता है वो कौन देखता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये देखा जाता है। और इसमें टोटल 15 सदस्य देशों से बना हुआ है, मतलब इसमें टोटल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 कैंडिडेट जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, मतलब परमानेंट कैंडिडेट हैं। और उसमें कौन कौन से हैं। ये अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 जो हैं परमानेंट मेंबर है। और 10 गैर अस्थायी सदस्य शामिल हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, जो गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इतना जान ले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो परमानेंट सदस्य होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन हैं इनके परमानेंट मेंबर्स। अब नेक्स्ट
जानते हैं नेक्स्ट क्या है। सुमित्रा सेन का निधन हो गया है। अब ये कौन है? ये रविंद्र संगीत के प्रख्यात प्रतिपादक सुमित्रा सेन है। मतलब ये जो रविंद्र संगीत है उसके प्रख्यात प्रतिपादक हैं सुमित्रा सेन जी। इन्हें 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संगीत महासम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो दिख रहे होंगे आपको फोटो में। अब जान लेते हैं रविंद्र संगीत के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो रविंद्र संगीत, जिसे टैगोर संगीत के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के गीत हैं ये रविंद्र संगीत, जिन्हें बंगाली बहुज्ञ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा और संगीतबद्ध किया गया था। मतलब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके द्वारा ये गीत संगीत लिख के रखा गया था, जिनको हम लोग मतलब गा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत में टैगोर द्वारा रचित प्रेम और भक्ति के 2000 से अधिक गीतों और कविताओं का उल्लेख है। यह संगीत ज्यादातर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, पश्चिमी धुनों और बंगाल के निहित लोक संगीत पर आधारित है। इतना जान लें रविंद्र संगीत के बारे में। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। ये कब मनाया गया? तो ये 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। हालांकि ये हर साल मनाया जाता है 4 ही जनवरी को। यह दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो ये फ्रांसीसी के एक शिक्षक थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। उनके जन्म दिवस को ही विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन्होंने क्या किया था? वर्ष 1809 में ब्रेल भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेल जी ने। ब्रेल कोड लिखित भाषा का एक रूप है जो वर्णों के लिए उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करता है। मतलब जिसमें क्या होता है, जो जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो लोग अंधे होते हैं, उन सभी के लिए ये उभरे हुए बिंदुओं को टच कर करके उन लोगों को मतलब महसूस होता है और वो लोग भाषा सीखते हैं। अब आगे जानते हैं एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बुलाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। एडीबी 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये मासात्सुगु असाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। मतलब जिस टाइम इसको बनाया जा रहा था उस टाइम हमारा देश भारत भी इसमें हिस्सा था। अब इसमें क्या है कि 15.677% हिस्सेदारी के साथ एडीबी में जापान का सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और इसके बाद अमेरिका का हिस्सेदारी है, चीन का, उसके बाद भारत का मतलब हिस्सेदारी है। अब आगे जानते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन किया गया। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका विषय क्या है? वाटर विजन @2047 इसका विषय है। वाटर विजन @2047 प्रधानमंत्री की इंडिया @2047 योजना का एक हिस्सा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 से 6 जनवरी 2023 में किया जा रहा है। मतलब इस डेट में किया जाएगा इसका आयोजन। अब आगे जानते हैं इसका विषय याद रखें और इसका आयोजन स्थान याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया गया। तो ये कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड सरकार में ये राजस्व पुलिस प्रणाली जो पहले चली आ रही थी तो उसको समाप्त कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और ये 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। सभी 1800 राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। और ये जो राजस्व पुलिस प्रणाली जो है ये 150 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो ये 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था।
और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर किया गया था। मतलब पहले उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा था जिसको काट के उत्तराखंड बनाया गया था। राज्य को भगवान की भूमि कहा जाता है या फिर देवभूमि के रूप से भी जाना जाता है उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस हैं हिंदू धर्म के। और इसमें कुल 13 जिले हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, उत्तराखंड के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल। और इसकी राजधानियाँ कौन कौन सी है? तो ये देहरादून है शीतकालीन राजधानी, और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड के भी दो राजधानियाँ हैं। और उसके इसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो ये बद्रीनाथ मंदिर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। तो ये रहा उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट तथ्यों को मैंने डिस्कस किया है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है करंट अफेयर में। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की है। अब इसमें सरकार उन परिवारों को मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी जिनके पास अपना घर नहीं है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। प्लॉट पति और पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किए जाएंगे और कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इसमें। योजना के तहत प्लॉट का औसत आकार जो होगा वो 600 वर्ग फुट होगा। और इसमें क्या होगा कि परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। मतलब अगर ये भी योजना मिल रहा है और साथ में अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल रहा है तो दोनों के वो पात्र हो जाएंगे, मतलब दोनों भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ई लाइब्रेरी लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया और इसके डोडा जिला प्रशासन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ई लाइब्रेरी, जो कि छात्रों को लाभान्वित करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्या है? अंतरिक्ष यात्री वाल्टर का निधन हो गया है। अब ये कहाँ के अंतरिक्ष यात्री थे इसके बारे में जान लेते हैं। नासा के अपोलो कार्यक्रम में क्रू वाले पहले सफल अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री, और ये कौन थे? वाल्टर कनिंघम जी थे, जिनका 3 जनवरी 2023 में 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि नासा का जो पहला अपोलो मिशन था, मतलब जिसमें मानव भी जा सकते थे, क्रू को ले जा सकता था, तो वो अपोलो मिशन था। और ये जो वाल्टर कनिंघम थे ये लास्ट जिंदा कैंडिडेट थे, हालांकि अब ये भी नहीं रहे। अब अपोलो 7 अपोलो अंतरिक्ष यान की क्रू के साथ पहली उड़ान थी और इसे 1968 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नासा बोला जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें अंतरिक्ष यात्री वाल्टर सीरा, जूनियर डॉन इसेले और वाल्टर कनिंघम शामिल थे। मतलब टोटल 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था इस मिशन में। अब नेक्स्ट जानते हैं सुन्नी जल विद्युत परियोजना के बारे में। 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। अब यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलुज नदी पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में ये है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। परियोजना का पूरा होने पर परियोजना से सालाना 1382 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है। और परियोजना की आधारशिला 27 दिसंबर 2021 को रखी गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में। यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम कंपनी है। कंपनी भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। मतलब ये दोनों सरकार मिलके इनके कार्यों का संचालन देखरेख करते हैं, जिसमें भारत सरकार का अधिकांश शेयर है। इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इसमें। इसे 1988 में जल विद्युत के उत्पादन और हस्तांतरण के लिए स्थापित किया गया था
और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये है NL शर्मा जी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना, इसको शुरू किया गया है। तो ये योजना, इसकी कीमत कितनी है, तो ये 2500 करोड़ रुपए की ये योजना है और यह प्रसार भारती की बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे अपग्रेड करने, डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब ये सभी चीज़ें इनके द्वारा किया जाएगा। अब बिंड योजना देश में ऑल इंडिया रेडियो FM ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 59% से बढ़ाकर 66% करेगा और जनसंख्या के हिसाब से 68% से बढ़ाकर 80% ये करेगा बिंड योजना जो शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रसार भारती के बारे में, जान लेते हैं कि ये है क्या। प्रसार भारती भारत में एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और यह 1997 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था प्रसार भारती को। यह एक स्वायत्त निकाय है जो देश के दो सबसे मीडिया संगठनों दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का संचालन करता है और ये प्रसार भारती के द्वारा किया जाता है। दोनों को, जो दूरदर्शन है और ये ऑल इंडिया रेडियो जो है, वो दोनों को। और यह पूरे भारत में टेलीविजन और रेडियो संकेतों के वितरण और टेलीविजन और रेडियो प्रोग्रामिंग का निर्माण करता है। तो ये है प्रसार भारती से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, इसको जान ले, एक बार देख लें। अब अगला जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा और ये 12 से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। मतलब आने वाले जो दिन है 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद के जयंती को चिन्हित करेगा जो 12 जनवरी को मनाई जाती है। कब स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, तो ये 12 जनवरी को मनाई जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार दिया गया। तो ये कहाँ दिया गया, तो ये महाराष्ट्र में दिया गया, जो जालना पुलिस जिला पुलिस है और नागपुर शहर की पुलिस ने विभिन्न वर्गों के तहत राज्य में 2021 के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है। अब इन्होंने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के लिए पुरस्कार जीता है। ये इनके द्वारा काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, जिसके कारण इनको बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड मिला है। अब जलना पुलिस को क्लास ए और नागपुर पुलिस को क्लास बी में पुरस्कार मिला है। मतलब फर्स्ट में कौन है, तो ये जलना पुलिस है और सेकंड में नागपुर पुलिस है। कक्षा ए में रायगढ़ पुलिस को द्वितीय श्रेणी पुलिस इकाई का पुरस्कार मिला है। ये रायगढ़ पुलिस को भी मिला गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं द रेजिस्टेंट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TRF बोला जाता है। तो इसको क्या आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इसकी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जो UAPA एक्ट है उसके तहत इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। और ये 2019 में लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। और यह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में बहुत ही अपना अहम भूमिका निभा रहा था, जिसके कारण इसको आतंकवादी संगठन घोषित करना काफ़ी जरूरी था। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है। डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रंजन गोगोई जी, उनके द्वारा ये चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अब इसमें क्या उन्होंने उल्लेख किया है,
कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा इसमें किया गया है। रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं और इन्होंने 2018 से 2019 तक 13 महीनों के लिए भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। तो इतना है रंजन गोगोई जी के बारे में जानकारियाँ। अब आगे जानते हैं उत्तरी सूडान के बारे में जान लेते हैं। ये एक देश का नाम है उत्तरी सूडान। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? उत्तरी सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये एक देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह दिखता है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? ये खार्टूम इसकी राजधानी है और इसके राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल बुरहान, इसके राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट के। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी इसकी आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है सूडानी पाउंड, उत्तरी सूडान का मुद्रा है। और इसकी जनसंख्या टोटल कितनी है? तो ये 3 मिलियन लोग यहाँ पर टोटल रहते हैं उत्तरी सूडान में। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? ये पंजाब में किया गया है। जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जान लें। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट क्या है। मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और ये 6 जनवरी 2023 को किया गया था। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पानी पर बैठे एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है, मतलब इससे बड़ा और कोई स्मारक अभी तक नहीं बना है। मणिपुर को क्या बोला जाता है? खेल का जन्मस्थान भी माना जाता है मणिपुर को। नेक्स्ट क्या है मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? इम्फाल है इसकी राजधानी। इसकी आधिकारिक भाषा है मैतेई, इसके आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। और राज्यपाल कौन है? ला गणेशन इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और जातीय समूह इसमें कौन कौन से हैं? तो ये मैतेई हैं और दूसरा कुकीस है, नागा है और पंगल इसके जातीय समूह हैं, मतलब ये जनजाति लोग मणिपुर में रहते हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब फ्लोटिंग उद्यान जिसको बोलेंगे, जो पानी में तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके राजकीय पशु कौन है? तो ये संघई हिरन है इसकी राजकीय पशु। और केबुल लामजाओ पार्क में ये पाया जाता है संघई हिरन। नेक्स्ट जानते हैं। और अब तो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये था टोटल जितने भी वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो थे वो सभी को मैंने डिस्कस किया। 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक जितने भी बन सकते थे करंट अफेयर में उन सभी को डिस्कस किया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ामों के लिए, जैसे SSC, रेलवे वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन लोगों को PDF की ज़रूरत होगी वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और इस वीडियो को देख के ज़रूर एक बार इस PDF को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाए और मेमोरी में बना रहे, ताकि जल्दी भूले ना। क्योंकि ये होता क्या है कि वीडियो देखने के बाद वो तो वैसे ही कुछ देर के बाद माइंड से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप PDF एक बार पढ़ लोगे और प्लस वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो थैंक यू फॉर दिस।